जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों हेडलाइंस की। 18 महीने डीए एरियर हवा में नहीं है, जमीन पर है और डीओपीटी से जो मीटिंग हुई है और उसके मिनट्स में आपके साथ साझा करूंगा कि आखिर क्या सवाल था और आखिर जवाब क्या मिला, आगे क्या संभावना है, इसके ऊपर बात करूंगा। और दोस्तों सेना का एक लेफ्टिनेंट कर्नल पीटी से गुम है, लगभग आप समझ सकते हो उसको 48 घंटे होने वाले, उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। आखिर वो लेफ्टिनेंट कर्नल कहां गया। सूबेदार मेजर ने थाने में एफआईआर कराई दर्ज और स्कूली बच्चों को क्लास 1 से सैनिकों की शिक्षा दी जाएगी। 2.5 लाख सैनिकों की नियुक्ति करेगी यह सरकार और कक्षा 1 से उनके अंदर अनुशासन, देश प्रेम और देश भावना के साथ उनकी शिक्षा होगी शुरू। और बात करूंगा पहलगांव का जिम्मेदार कौन है। पहलगांव के इंसिडेंट का जिम्मेदार सेना या गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, बड़ा सवाल। तो दोस्तों खबरें करते हुए विस्तार से, सबसे पहले मैं आपके सामने वो खबर रखना चाहता हूं जो कि आपके पास गई होगी। हर कोई जानना चाहता है कि 18 महीने डीए एरियर का क्या चल रहा है। सत्य आपके सामने रखूंगा। की एजेंडा आइटम एंड आउटकम्स, मिनट्स आप समझ सकते हो। जब कोई मीटिंग होती है, मीटिंग में जो एजेंडा पॉइंट होते हैं और वो बाद में सर्कुलेट किए जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी की तरफ से, उसमें कौन कौन से मुद्दे उठाए गए थे, किसने मुद्दे उठाए, किसके सामने मुद्दे उठाए, आखिर क्या मुद्दा था। तो आप देख सकते हो ये होती जेसीएम की 63rd मीटिंग, यानी ज्वाइंट कंसल्टिंग मशीनरी, जो कि कर्मचारी के मुद्दों को सरकार के सामने रखती है। और कार्मिक मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ आप पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर हो, डिपार्टमेंट ऑफ डीओपीटीओ, इनके सामने जब मीटिंग हुई तो उन्होंने सामने रखा। अब उसके मिनट्स क्या है और खबर क्या है, पहले खबर पे चलते हैं, फिर आपको मिनट्स की नोटिंग बताएंगे। 18 महीने का बकाया डी एरियर, डीओपीटी ने जारी किए मिनट्स। मिनट्स का मतलब आप फौज में समझते होंगे। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों की बात अब हवा में नहीं है। 23 अप्रैल 2025 को 63वीं स्टैंडिंग कमेटी बैठक के मिनट्स अब औपचारिक रूप से जारी कर दिए गए हैं। यह मीटिंग राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के तहत आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव ने की। यह बिल्कुल सत्य है। इसकी पुष्टि सरकारी दस्तावेज से होती है, जिसकी कॉपी हमारे पास है। हमने साफ तौर पर कहा है कि ये मिनट्स 20 मई 2025 को मिनट्स जारी किए गए और देख सकते हो मैं मिनट्स की कॉपी इसके साथ अटैच है। क्या था खास इस बैठक में। इस बैठक के कर्मचारियों को पुरानी लंबित मांगों को फिर से सामने रखा गया है। खासतौर पर वह मुद्दा जो सालों से चर्चा में है, कोविड काल के दौरान रोके गए 18 महीनों के डीएडीआर का भुगतान करे सरकार, फिर रखा है मुद्दा। और दोस्तों 20 मई के मिनट्स में उन्होंने कहा है, फिर मांग दोहराई। बैठक में कर्मचारी पक्ष स्टाफ साइड की ओर से शिव गोपाल मिश्रा, सेक्रेटरी जेसीएम, ने 18 महीनों को डीएडीआर बकाया राशि की बहाली को पुरजोर मांग की है, उसको बहाल किया जाए। उन्होंने ये कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था जापान से ऊपर चली गई है, 18 महीने का डीएडीआर मिलना चाहिए। यह सिर्फ आर्थिक मामला नहीं है बल्कि न्याय और भरोसे का सवाल है। अगर सरकार इसका भुगतान करती है तो कर्मचारियों का भरोसा सरकार के प्रति सकारात्मक होगा। कहा है कि आपने कहा था कि जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जवाब पूछा था कि जैसे स्थिति सही हो जाएगी हम भुगतान करेंगे, 3400 करोड़ रुपए की बात जो कि आप अभी तक भुगतान नहीं कर रहे, भरोसे वाली बात कही है। यानी सरकार पर भरोसा कैसे किया जाए। सरकार का जवाब, पुरानी स्क्रिप्ट दोहराई गई। जैसे आप वित्त मंत्रालय, डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है वह ज्यादा आश्चर्यजनक नहीं थी। मंत्रालय ने कहा, क्या कहा कि कोविड महामारी के कारण रोका गया डीएडीआर, इसका उपयोग कर लिया गया है। कोविड का आर्थिक प्रभाव केवल 2020-21 तक सीमित नहीं है, सरकारी खर्चों के कारण उसका असर आगे भी महसूस किया जा रहा है। इसलिए डीएडीआर के एरियर को मंजूरी देना फिलहाल संभव नहीं है। नहीं होगी नहीं, फिलहाल संभव नहीं है। तो दोस्तों कितना जवाब है, ये बिल्कुल आधिकारिक तौर पर जवाब है। क्या यह सिर्फ बैठक थी या कुछ और संकेत भी मिले। बैठक के मिनट्स जारी होना इस बात का संकेत हो सकता है कि सरकार अब संवाद की प्रक्रिया को औपचारिक रूप दे रही है। हालांकि यह भी सच है कि सिर्फ मिनट्स जारी कर देने से वेतन और पेंशन नहीं बढ़ते हैं, लेकिन यह एक दस्तावेजी सबूत है जो मुद्दों को दबाया नहीं जा सकता है। अब आगे क्या हो सकता है, आगे निगाह इस बात पर टिकी है कि 18 महीने के डीएडीआर पर कोई सकारात्मक घोषणा होगी। इस मुद्दे पर बैठकें होंगी और यह मुद्दा 8वें वेतन आयोग के सामने जाएगा। ये दोस्तों आप देख सकते हो। अब की एजेंडा, कौन सा सवाल कब पूछा गया था, मिनट्स की मैं आपके साथ कॉपी शेयर कर रहा हूं। मिनट्स ऑफ द 63rd मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल काउंसिलिंग जेसीएम हेल्ड ऑन 23 अप्रैल 2025।
आइटम नंबर 17 SC 6325 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन, पहला सवाल। दूसरा आइटम नंबर 4 SC रिवीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। सवाल नंबर 3 पेमेंट ऑफ 18th मंथ ऑफ DADR एरियर कोविड-19 फ्रीज। अब इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने क्या जवाब दिया और क्या स्टेटस है। तो जरा पहले हम बात कर लेते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर जो सवाल पूछा गया था। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th CPC ऑर्डर रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टर्म्स ऑफ रेफरेंस आर स्टिल अवेटेड। उन्होंने कहा स्टाफ साइड कंसर्न रिक्वेस्टेड अर्ली इशू ऑफ द ऑर्डर ऑफ TOR। उन्होंने कहा कि TOR का फाइनल स्टेज पे है और आयोग की घोषणा, उन्होंने कहा टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनल दौर में ले जाओ और आयोग की घोषणा जिसमें आयोग का एक अध्यक्ष, 2 सदस्य, 1 सचिव, ये इसके जवाब था। आइटम नंबर जो पूछा नंबर 3 2.6 पर का 18 महीने के DADR स्टाफ साइड की डिमांड, उन्होंने कहा रिट्रीटेड रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट ऑफ DADR एरियर फॉर 18 मंथ जनवरी 2020 से जून 2021। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्स ड्यू टू कंटिन्यूड फिस्कल इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 एंड वेलफेयर मेजर्स पेमेंट ऑफ एरियर इज नॉट कंसिडर्ड फीजिबल। उन्होंने कहा कि अभी उसका असर है, इसलिए अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम आपको भुगतान कर सकें। अब ये आप देख सकते हो, लेटर भी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। बात यह है कि यदि आप एक कहते हैं कि बच्चा रोएगा नहीं तो मां दूध नहीं पिलाएगी, तो दोस्तों बच्चा यानी JCM लगातार हमारी सबकी ये मांगे उठा रहा है, सरकार पर दबाव बना रहा है और सरकार पर दबाव बनाने में जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला कि भविष्य में नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा अभी हम उस स्थिति में नहीं है और सरकार का काम ही है, सरकार के ऊपर जब तक फौजी भाषा में बंबू न चढ़ाया जाए, सरकार ऊपर प्रेशर न दिया जाएगा, तब तक सरकार आपको रिलीज करने वाली नहीं है। खासकर ये बातें ज्यादा करती है सरकार और देने के मामले में, या तो देगी तो घुमा फिरा के देगी, प्रचार ज्यादा करेगी, प्रसार ज्यादा करेगी, नौटंकियां ज्यादा होंगी। लेकिन JCM ने कहा है कि हम इस मुद्दे को कंटिन्यू रखेंगे। अब 8वें वेतन आयोग के सामने भी जाएगा। तो दोस्तों ये थी अपडेट JCM की 8वें वेतन आयोग के बारे में, टर्म्स ऑफ रेफरेंस और फाइनल आयोग की घोषणा और साथ ही 18 महीने के DADR। ये है फाइनल जो कि ब्लैक एंड व्हाइट में हमने आपके सामने रखा। अभी मिल गया है, किस्तें जारी हो गई हैं, होने वाला है, इस तरीके की जो हेडिंग है ये आप निराधार है, इतना तक सत्य है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आखिर कहां गया लेफ्टिनेंट कर्नल, कहां गया महार रेजिमेंट का लेफ्टिनेंट कर्नल जो PT में तो था, PT से अपने घर नहीं पहुंचता है। हाँ जी दोस्तों, कहां का मामला है और क्या पूरा कैंप छान मारा, पुलिस लगी है और प्रशासन लगा है, फौज ढूंढ रही है, लेकिन आखिर गया तो गया का एक लेफ्टिनेंट कर्नल। हाँ जी दोस्तों, बड़े हैरानी वाली बात है। यानी कहा है महार रेजिमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल मिसिंग। सागर की बात है, जहां आप समझ सकते हो लेफ्टिनेंट कर्नल स्तर के अधिकारी सागर में अचानक गायब हो गए। सागर स्थित महार रेजिमेंट के एक लेफ्टिनेंट कर्नल सोमवार सुबह नियमित PT में शामिल हुए, उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला वे कहां चले गए। दिन भर सेना अपने गायब अधिकारी का पता लगाने में जुटी रही, लेकिन शाम तक कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद सेना की ओर से कैंट थाने में सूबेदार मेजर ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। फिलहाल आर्मी इंटेलिजेंस, मध्य प्रदेश पुलिस सरगर्मी से गायब हुए लेफ्टिनेंट कर्नल की तलाश में जुटी है। कैंट थाना में मिली जानकारी के अनुसार 2 जून सोमवार शाम को महार रेजिमेंट सेंटर के कुछ कर्मचारी अधिकारी थाने आए। उन्होंने सूचना दी कि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रमोद कुमार सुबह से गायब हैं। आर्मी के स्टाफ ने कैंट पुलिस थाना में जानकारी दी कि प्रदीप कुमार 6:30 रोज होने वाले PT में उपस्थित थे, लेकिन उसके बाद उन्हें कहीं देखा नहीं गया। लोगों ने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रमोद कुमार को आखिरी बार देखा है, उन सभी ने PT ड्रेस में देखा है। लेफ्टिनेंट कर्नल दिन भर किसी को कहीं नजर नहीं आए और हम लोग दिन भर उनकी तलाश कर रहे हैं, अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। कह रहे हैं ग्वालियर निवासी हैं लेफ्टिनेंट कर्नल, कोई जबलपुर निवासी कह रहा है। लेफ्टिनेंट कर्नल के गायब होने पर आप थाना प्रभारी रोहित डोंगरे ने बताया कि आर्मी के अधिकारियों कर्मचारियों ने सोमवार रात थाने में आकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिससे बताया गया है कि जबलपुर मूल निवासी महार रेजिमेंट सेंटर सागर में पदस्थ लेफ्टिनेंट कर्नल प्रदीप कुमार सोमवार सुबह 6:30 बजे से लापता है। उन्हें गायब होने पर आर्मी इंटेलिजेंस और उनकी तलाश कर रही है, लेफ्टिनेंट कर्नल की तलाश जुटी है। तो दोस्तों ये बड़े हैरान की बात है, आप महार रेजिमेंट का सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर, वहां पर एक लेफ्टिनेंट कर्नल PT में आते हैं और PT के बाद से
गुम हो जाते हैं और वहां पर पूरा सेंटर, पूरी आर्मी, इंटेलिजेंस और थाने की पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। भगवान करे वो सुरक्षित हों जहां भी हों और मिले अपने परिवार के साथ और सेना में आए। ये बड़े हैरानी की बात है, आखिर गए तो गए कहां? ये बहुत सारे सवाल हैं जो मन में हैं। उन सवालों को शायद न बोलने से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, सकुशल वापस आए। तो दोस्तों एक और अगली खबर की तरफ। हर कोई चाहता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबने तिरंगा यात्रा निकाल रहा है, कोई जहन सभा निकाल रहा है, कोई एक दूसरे को दोष दे रहा है, लेकिन एक पहल है जिसे मैं सैल्यूट करता हूं। उन्होंने एक पहल है जो महाराष्ट्र सरकार ने की है कि अब हमारे स्कूलों में कक्षा 1 से सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। बच्चों को सेना का ट्रेडिशन दिया जाएगा, सेना की अनुशासन दिया जाएगा, सेना सैनिकों का राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है वो भावना स्टूडेंट में जगाई जाएगी। और इसके लिए उन्होंने 2.5 लाख पूर्व सैनिकों की मदद ली है। तो 2.5 लाख पूर्व सैनिकों की नियुक्ति होगी स्कूलों में ताकि वो चीजें सिखाएं। तो दोस्तों इस पर आज बात करेंगे। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मेरे मन का सब्जेक्ट है, इसलिए दिल से बात करना चाहूंगा कि स्कूली छात्रों में देशभक्ति, अनुशासन की भावना पैदा करने, नियमित शारीरिक व्यायाम की आदत को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र में कक्षा 1 से बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। वाह क्या बात है। और उन्हें फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। जहां पर बच्चे मोबाइल के साथ एडिक्शन है, जहां पर बच्चे नशे की तरफ भाग रहे हैं, जहां पर बच्चे रील की तरफ भाग रहे हैं, रियल की जिंदगी का उन्हें पता नहीं, तो बिल्कुल स्कूल के सिलेबस में यह बात होना चाहिए। आप धर्म सिखाओ, सबसे पहले सिखाना चाहते हो तो राष्ट्र धर्म सिखाओ, यानी राष्ट्र प्रेम सिखाओ, तिरंगे के बारे में बताओ। यानी आपको सिखाना है तो आप समझना होगा कि भारत का लोकतंत्र किन जो मजबूत आधार है उनके बारे में बताइए, सेना के बारे में बताइए, ताकि लोग मोटिवेट होकर एक सैनिक बने, या सैनिक न बने तो समाज में एक सैनिक की तरह अपना जीवन यापन करें। बहुत बड़ी पहल है। यानी स्कूली छात्रों में देशभक्ति, अनुशासन और शारीरिक व्यायाम की शुरुआत कक्षा 1 से बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए सेवानिवृत्त सैनिकों की मदद ली जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। यानी वहां के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा है बहुत जबरदस्त पहल है। मैं चाहता हूं कि देश में हर स्कूलों में हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो सरकारी स्कूल हो, यह मान्यता होनी चाहिए। भूतपूर्व सैनिक बहुत हैं, उनकी सेवा ली जानी चाहिए, ऐसा एनजीओ बनना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि आप फ्री में सेवा करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन देश में बहुत सारी परिस्थिति बदल रही है, इसमें यह बहुत जरूरी है। कक्षा 1 से छात्रों को बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण देने का निर्णय देश के प्रति प्रेम पैदा करना, नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम, अनुशासन जैसी आदतों को बढ़ा देने में मदद मिलेगी, दायर किया जाएगा। बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। तो बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। पहलगाम का जिम्मेदार कौन? सरकार दे जवाब, गृह मंत्री दें इस्तीफा। उन्होंने कहा यह सेना से वापस ले लिया गया था, सेना का एओआर नहीं था, यह पैरामिलिट्री फोर्स का था, पुलिस का था। तो आखिर कौन है जी? वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर इस्तीफा दें या गृह मंत्री अमित शाह जी इस्तीफा दें, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस उनके अंडर आती है, या उनके शीर्ष अधिकारी इसकी जिम्मेदारी लें? सेना नहीं लेगी। सेना अभी तक सेना की जिम्मेदारी होती तो कईयों का कोर्ट मार्शल इन्होंने करवा दिया होता, लेकिन ये कर्नल रोहित चौधरी साहब सीधे और कड़े और तीखे सवाल सरकार से पूछ रहे, आखिर पहलगाम हुआ तो हुआ कैसे? ये सवाल बुनियादी है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? दोस्तों आज की खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। अगर प्रधानमंत्री जी का दौरा रद्द कर सकते थे तो इसका मतलब इंटेलिजेंस इनपुट्स उनके पास थी और उन्होंने ग्राउंड के जो सोल्जर्स थे, यूनिट्स थी, डिप्लॉयमेंट थी, उन तक पास नहीं किया। तो इसका जिम्मेदार कौन? मिनिस्ट्री ऑफ होम, अमित शाह जी, आप इसके डायरेक्ट जिम्मेदार है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जेएंडके का पूरी तरह से इसका जिम्मेदार है। डीजी पुलिस जेएंडके का जिम्मेदार है। डीजी सीआरपीएफ, बीएसएफ जिनकी जिम्मेदारी थी वो पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार है। यह इलाका फौज के अंडर नहीं आता है, इसलिए बताना पड़ेगा आप लोगों को सबको कि यह फौज का कंट्रोल नहीं था। पिछले 4-5 साल से फौज से ये सिक्योरिटी का कंट्रोल ले लिया गया है और अब पैरामिलिट्री जो कि डायरेक्टली अमित शाह जी के अंडर है उसको दे दिया गया है और अमित शाह जी इसके डायरेक्ट जिम्मेदार बनते हैं। हम आज आपके बीच में से उनका इस्तीफा मांगते हैं कि अमित शाह जी आपको तुरंत प्रभाव से जिम्मेदारी लेते हुए खुद भी इस्तीफा देना पड़ेगा। आपके डीजी बीएसएफ को, सीआरपीएफ को, इंटेलिजेंस के चीफ्स को, रॉ को, आईबी को, एनटीआरओ को, जो महकमे इसके अंदर इन्वॉल्व थे, सबका इस्तीफा हम उनका मांगते हैं। फौज में कोई भी चीज हो जाती है तो कोर्ट मार्शल होता है, तो किसका कोर्ट मार्शल हुआ? अमित शाह जी, आपका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। मोदी जी, कहना चाहता हूं कि आप
आप अपने मिनिस्ट्री ऑफ होम के जो कर्ता धर्ता है अमित शाह जी, उनका कोर्ट मार्शल करिए। 56 इंच का सीना है तो कोर्ट मार्शल करिए, और सभी सुरक्षा की चूक वालों का कोर्ट मार्शल करिए। तब हम मानेंगे कि आपका सीना वाकई में 56 इंच का है।